हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर विद आरडी पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट की सीरीज अब थमने वाली नहीं है। मॉक टेस्ट की इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 2। तो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले चंद लाइनों के साथ आज की ये शुरुआत होगी मॉक टेस्ट 2 की, कि चंद लाइनों के साथ आज के इस मॉक टेस्ट की शुरुआत करेंगे कि आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, कि आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आ जाइए मेरे डिफेंस के योद्धाओं, फटाफट लाइव आ जाइए, फटाफट से सभी लाइव आ जाइए भाई। जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद। फटाफट से इस सेशन को सभी स्टूडेंट्स, फटाफट से इस सेशन को सभी स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। आपका ये जोश देखकर, आपका ये उत्साह देखकर काफी अच्छा लगता है भाई, मुझे काफी अच्छा लगता है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में मॉक टेस्ट 2, आज की क्लास में मॉक 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है अंतिम प्रहार चल रहा है भाई, अंतिम प्रहार, दैट मीन्स एग्जाम आने वाला है, अंतिम दिन है एग्जाम के। तो पूरी ताकत से जुट जाइए तैयारी में, और डिफेंस के सभी योद्धा, डिफेंस के सभी वॉरियर्स, सभी डिफेंस के वॉरियर्स लगातार आ जाइए और इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। फटाफट से इसका सभी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बिल्कुल बिल्कुल फटाफट सभी स्टूडेंट्स फटाफट से सेशन को शेयर करिए। और भाई लाइक ठोकते रहो, लाइक जरूर ठोकते रहो सभी, ठीक है ना। फटाफट बताइए आंसर। संगीत सम्मेलन के लिए बने हॉल की दीवारों को दिया हुआ है कि जो वॉल्स संगीत के लिए दैट मीन्स म्यूजिक के लिए बनाई जाती हैं, उनकी दीवार कैसी होनी चाहिए। संगीत का सम्मेलन जिस हॉल में होगा वो हॉल की दीवार किस तरीके की होंगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर आना शुरू हो गया भाई, आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, ध्वनि अवशोषण करना चाहिए, एब्जॉर्ब साउंड, ध्वनि अवशोषण करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ध्वनि अवशोषण करना चाहिए, क्योंकि ध्वनि का रिफ्लेक्शन होगा तो डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से म्यूजिक नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स अच्छे तरीके से संगीत नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो वॉल्स होती हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, किसको, म्यूजिक को, साउंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी बोर्ड स्क्रीन पे। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, फटाफट से इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट करिए। एक ही पदार्थ की बनी दो केस नलियां जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, एक द्रव में डुबोई जाती हैं। एक नली द्रव की ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर है और दूसरे में 6.6 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए सभी स्टूडेंट, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए भाई। देखिए भाई, रेडियस और केस नली की ऊंचाई, रेडियस और केस नली की ऊंचाई दोनों में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना, व्युत्क्रम संबंध होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें H1 अपॉन H2 तो रेशियो आएगा R2 अपॉन R1। अब रेडियस
R2 की वैल्यू 6.6 और दूसरी वैल्यू R1 की दे रखी है भाई 2.2, R1 की वैल्यू 2.2। इससे ये कैंसिल होगा कितने टाइम? 3 टाइम, 3:1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3:1, 3:1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जिन स्टूडेंट्स ने इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ये जूरिन का नियम है। किसका नियम? जूरिन का नियम। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा भाई, जूरिन का नियम है ये, ठीक है ना? कौन सा वाला? H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r, या ऐसे कह लीजिए H इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा बोर्ड स्क्रीन पे, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए। परावर्ती दूरदर्शी में उपयोग किया जाता है किस दर्पण का यूज करते हैं? किसमें? ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, परावर्ती दूरदर्शी में। फटाफट से आंसर बताइए भाई। हमारे साथ काफी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करते रहें अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें और फटाफट से भाई लाइक ठोकते रहें, ठीक है ना? देखिए जरा, टेलीस्कोप जो होता है रिफ्लेक्शन तभी होगा डियर स्टूडेंट्स जब मिरर का यूज किया गया होगा। दैट मींस लेंस का यूज नहीं होगा। तो मिरर इसमें भाई कौन सा होगा? अवतल। परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्ती दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का सही जवाब है ए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब ए ही होगा, अवतल दर्पण। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा बोर्ड स्क्रीन पे। सभी स्टूडेंट बोर्ड स्क्रीन पे देखिए जरा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से सभी स्टूडेंट इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए जरा, एक सरल लोलक में दोलनकाल T पेंडुलम की लंबाई L से निम्न प्रकार संबंधित होता है। पूछा जा रहा है एक सिंपल पेंडुलम में आवर्तकाल और लंबाई दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2π √L/G। अगर मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूंगा तो T², ये हो जाएगा 4π² L/G। इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि L/T² इक्वल टू कितना? L/T² इक्वल टू G/4π²। G/4π², ये टोटली वैल्यू क्या है भाई? कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो L/T² इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखें आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से कमेंट में कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे सेशन को सभी स्टूडेंट लगातार शेयर करते रहे भाई, और लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको धुआंधार, ठीक है ना? देखिए, गैस के रुद्धोष्म प्रसार में इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस क्या होता है? इसका दाब बढ़ जाता है, इसका ताप गिरता है, इसका घनत्व बढ़ता है, इसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए सभी स्टूडेंट। रुद्धोष्म प्रसार में डियर स्टूडेंट्स
सीधा सा आप समझ ही रहे होंगे कि ऊष्मा स्थिर रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है, तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? इट्स टेम्परेचर फॉल्स, इसका ताप गिरता है, इसका ताप गिरता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पूछा गया है, बिल्कुल फॉर्मूला आपको पूछा गया है। बताइए भाई इसका कलांतर और पथांतर, फेज डिफरेंस एंड पथ डिफरेंस, दोनों में रिलेशन कैसा होता है, कलांतर पथांतर में संबंध। फटाफट से आंसर बताइए सभी। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है भाई। स्टूडेंट्स इसका आंसर दे रहे हैं ए, बिल्कुल सही जवाब। कलांतर पथांतर में रिलेशन होता है डेल फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल फाई होता है कलांतर, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, डेल एक्स होता है पथांतर और लेमडा होता है इसका वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? ए, इसका सही जवाब ए। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। बताइए जरा इसका सही जवाब। न्यूटन के अनुसार किसी द्रव की परतों के बीच लगने वाला सयान बल F इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल बी ओवर डेल जेड होता है, जहां ए द्रव की सतह का क्षेत्रफल, डेल बी ओवर डेल जेड वेग प्रवणता है और ईटा क्या है? सयांता गुणांक। तो ईटा की डायमेंशन, सयांता गुणांक की विमा, सयांता गुणांक की विमा पूछी जा रही है भाई, सभी को याद होगा। डिफेंस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कई बार डिफेंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये तो सभी को पता ही होगा, ये सभी को पता ही होगा। सयांता गुणांक की विमा, सबसे पहले ईटा की यहां से विमा निकालोगे तो ईटा इक्वल टू इसे लिखेंगे माइनस का एफ अपॉन ए डेल वी ओवर डेल जेड, ठीक है ना। फोर्स की डायमेंशन एम एल, एम एल, फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी माइनस 2 और इसके बाद नीचे क्षेत्रफल के लिए L2 और डेल बी ओवर डेल जेड, इसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स। तो इसकी फाइनल डायमेंशन बनेगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, इसकी फाइनली डायमेंशन बनेगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, एकदम फैंटास्टिक, बहुत ही जोरदार, शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये रेस्पॉन्स। बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में आप अपने आंसर देते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए भाई। चलिए चलिए भाई आगे देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। बताइए जरा क्या होगा इसका सही जवाब। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो ए और बी के बीच का कोण पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट आंसर, फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर भाई सभी लोग। बहुत ही आसान सवाल है और पेपर में कई बार पूछा भी गया है, डिफेंस एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए भाई इसका सही जवाब। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये कंडीशन तभी बनती है जब एंगल या तो 0 हो या पाई हो, एंगल या तो 0 हो या पाई हो। अगर 0 या पाई, तो 0 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के तभी बराबर होता है जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं, जब दो वेक्टर विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है, आपकी बोर्ड स्क्रीन पे। फटाफट से इसका आंसर कमेंट में कमेंट करिए फटाफट से। वह तापक्रम जिसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। कुल मिलाकर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर हमें बताना है। फटाफट से इसका आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। शिवम धाकरे बिल्कुल डेली लाइव आते हैं भाई, डेली प्रैक्टिस सेशन, डेली प्रैक्टिस सेशन लाइव चलता है इधर, आप परेशान ना हो। कैरियर विद आईडी के साथ बने रहें, टेंशन मत लो। डेली मॉक चलेगा, डेली मॉक चलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए भाई आगे देखते हैं। वह टेम्परेचर जिसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर। क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी तापक्रम। तो इसका सही जवाब होगा डी, इसका सही जवाब होगा भाई डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। चलिए भाई फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट छोड़िए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जरा, यदि एम चुंबकीय आघूर्ण वी चुंबकीय क्षेत्र है तो बल आघूर्ण क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने बार मैग्नेट में पढ़ा होगा इस चीज को। जब भी आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा फिजिक्स में तो वहां एक कंसेप्ट आया होगा, बार मैग्नेट का टॉर्क क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है। तो टॉ इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एम क्रॉस बी, आपने पढ़ा होगा भाई एम क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब बनेगा भाई ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निशांत पूछ रहे हैं आरडी कैसी कोचिंग है? अरे भाई एकदम देख नहीं रहे हो आप, एकदम धुआं धुआं हो रहा है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? एकदम सब कुछ बेस्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। सारी चीजें आपको एकदम बेस्ट मिलने वाली हैं, परेशान मत होइए, सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन। सेशन देखिए, क्वेश्चन से कंपेयर करिए, ठीक है ना, परेशान ना हो। और लगातार इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखिए बोर्ड स्क्रीन पे, इसका सही जवाब बताइए फटाफट। गोलाकार ध्वनि स्रोत है, 4 वोल्ट की शक्ति है, 800 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तरंगें उत्सर्जित करता है, 200 मीटर की दूरी पर तरंगों की तीव्रता पूछी जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स पूछी जा रही है, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स पूछी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा, जब भी आपको इंटेंसिटी पूछी जाएगी तो आप ध्यान रखना, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा शक्ति अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है ना। इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर कितना? 4 वॉट। एरिया, क्योंकि ये गोलाकार ध्वनि स्रोत है और गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 नीचे 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू दे रखी है इसने 200 मीटर। कितना भाई? 200 मीटर। और इसे कर लेंगे सॉल्व, इसे कर लेंगे सॉल्व। 4 से 4 कैंसिल करते हुए 200 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 1/3.14 ये हो जाएगा 4 और 4 टाइम 0। इसे सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के बाद ये हमें मिलेगा 7.9 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लगभग लगभग 8 गुणा 10⁻⁻6, लगभग 8 गुणा 10⁻⁻6। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए भाई, चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा। यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, इसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? फटाफट से आंसर कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब। तो डियर स्टूडेंट्स, H का R के साथ रिलेशन क्या होता है? H इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R, बिल्कुल सही। तो भाई जब बात कर रहा है ये व्यास को दुगना, तो R, ठीक है, R क्या है? रेडियस। ध्यान रखना कंसेप्ट केस नली में जब भी रेडियस की बात करें, जब भी डायमीटर की बात करें, 2 गुना, आधा, जब ये व्यास 2 गुना है तो त्रिज्या भी कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स हो क्या जाएगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो पूछ क्या रहा है? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है भाई, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन है दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक। दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है? किस लिए बनाया जाता है? दूरदर्शी का द्वारक थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, किसके लिए? तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप में, वो इक्वल टू होता है D अपॉन लैम्डा, D अपॉन लैम्डा। या फिर ऐसे कहो कि रिजॉल्विंग पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? D और लैम्डा के। जब द्वारक बढ़ाएंगे, है ना, जब अपर्चर को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स क्या रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा? यस, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। तो दूरदर्शी के द्वारक को बढ़ाया जाता है, इसका रीजन है दूरदर्शी की रिजॉल्विंग पावर। दैट मीन्स क्या? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर सी ही जवाब दे रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार प्लीज, सभी स्टूडेंट एक बार इस सेशन को जरूर शेयर करें भाई, शेयर कर दें, फटाफट से शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस सेशन को शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक ठोकते रहें भाई, ठीक है ना, लाइक ठोकने में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T है, यदि इसे ऐसे ग्रह पर ले जाएं जहां गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का आधा, द्रव्यमान पृथ्वी का 9 गुना हो, तो उस ग्रह पर आवर्तकाल, तो वही सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई, T इक्वल टू 2 पाई, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G। तो आवर्तकाल G के साथ कैसे रिलेट है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट G। T जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट में G, ठीक है ना। अब ग्रह की बात करें तो कोई प्लेनेट है और दूसरा मैंने मान लिया अर्थ, तो यहां G की बात करेंगे तो G अर्थ के लिए और G किसी प्लेनेट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण GE, और किसी ग्रह पर जहां हम जा रहे हैं वहां गुरुत्वीय त्वरण कैसा हो रहा है? आधा किया जा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा, तो GE अपॉन 2 हो जाएगा। GE से GE कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √2। तो अब आवर्तकाल √2 टाइम्स हो जाएगा। अब आवर्तकाल √2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए भाई, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। बताइए इसका सही जवाब, फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए,
फटाफट से इसका सही जवाब दीजिए। गुड इवनिंग भाई हरेश, गुड इवनिंग अंकित कुमार, अमित कुमार, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी फटाफट से आंसर बताइए इसका। देखिए जरा किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी जब उसका तो ध्यान रखें जो रुद्धोष्म संपीड़न होता है, एडियाबैटिक जो कंप्रेशन होता है, रुद्धोष्म संपीड़न। तो भाई मुझे ये बताइए रुद्धोष्म संपीड़न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ऊष्मा जो होती है आंतरिक ऊर्जा और कार्य दोनों में डिवाइड हो जाती है। अगर हम बात करें रुद्धोष्म की तो ऊष्मा क्या रहेगी रुद्धोष्म प्रसार में 0, तो डेल यू की वैल्यू क्या रहती है माइनस का डेल डब्ल्यू। रुद्धोष्म संपीड़न में जो वर्क होता है, रुद्धोष्म संपीड़न में जो वर्क होता है वो कैसा रहता है नेगेटिव, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, डेल यू बराबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी कब, जब उसका एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, रुद्धोष्म संपीड़न होगा। क्या होगा रुद्धोष्म संपीड़न होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब है। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 16। नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों 300 केल्विन पर ध्वनि की गति का अनुपात पूछा जा रहा है। एक गैस है नाइट्रोजन और एक है हीलियम, दोनों का 300 केल्विन पर ध्वनि की गति का क्या पूछा जा रहा है अनुपात। बताइए फटाफट इसका आंसर, फटाफट से इसका आंसर बताइए भाई, फटाफट से इसका आंसर बताइए। देखिए जरा ध्वनि की चाल का रिलेशन क्या होता है, ध्वनि की चाल का रिलेशन, तो ध्वनि की चाल इक्वल टू गामा आर टी अपॉन क्या होती है एम। अगर मैं बात करूं ध्वनि की चाल का तो ध्वनि की चाल डिपेंड गामा और एम पे कैसे करेगी, गामा अपॉन एम, गामा अपॉन एम, क्योंकि आर और टी तो क्या रहेंगे कांस्टेंट, टेम्परेचर भी फिक्स किया गया है और आर होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स होती हैं। अगर मैं बात करूं किसकी नाइट्रोजन गैस की तो VN2 और दूसरी गैस भाई हीलियम गैस HE इक्वल टू मैं कह सकता हूं गामा N2 और नीचे गामा हीलियम इनटू, अगर मैं M की बात करूं तो M हीलियम के लिए ऊपर आएगा और M नाइट्रोजन के लिए नीचे आएगा, क्योंकि M के साथ इसका रिलेशन कैसा है उल्टा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है। नाइट्रोजन जो गैस होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है डाई एटोमिक द्विपरमाणु गैस और हीलियम होती है मोनो एटोमिक गैस एक परमाणु गैस। तो डाई एटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है, गामा की वैल्यू होती है भाई क्या डाई एटोमिक के लिए 7/5 R और मोनो एटोमिक के लिए होती है 5/3 R इनटू, अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो हीलियम का कितना हो जाएगा 4 और नाइट्रोजन का हो जाएगा 28। तो R से R कैंसिल होगा, 3 ऊपर जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट में अगर मैं लिखूंगा 21, 3 इंटू 7 नीचे 25 इंटू यहां लिखेंगे 4 से कैंसिल होगा 7 टाइम तो 1/7, 7 से 21 3 टाइम तो स्क्वायर रूट 3 और नीचे 25 का स्क्वायर रूट 5। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/5, स्क्वायर रूट 3/5 इसका क्या होगा सही जवाब होगा। फटाफट से कमेंट करिए सभी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। लाइक और शेयर लगातार करते रहें भाई और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करते रहिए। फटाफट से देखिए भाई
आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड स्क्रीन पर, समान विमाओं वाले युग्मों को चुनिए। समान विमाओं वाले युग्मों को चुनिए। ऐसा पेयर हमें सेलेक्ट करना है जिसकी डायमेंशन इक्वल हो, जिसकी डायमेंशन इक्वल हो। ठीक है ना? ठीक है भाई, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए समान विमाओं वाले युग्म क्या हैं जिनकी विमाएं। तो नो डाउट सभी को पता होगा, टॉर्क एंड वर्क। टॉर्क एंड वर्क, बल, आघूर्ण और कार्य दोनों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और विमा होती है ML2 T-2 और इसकी डायमेंशन होती है ML2 T-2। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए वेक्टर दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी का मापांक पूछा गया है। मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी व्हेन गिवन टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, तो जब भी ए क्रॉस बी निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है किसका यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड का। किसका? डिटर्मिनेंट मेथड का। आई जे के कोफिशिएंट 3, 1, 2, यहां 2 - 2 4, 2 - 2 4, 2 - 2 4, 2 - 2 4, ये कोफिशिएंट लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आई कैप, ये कैंसिल, 4 प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का जे कैप 4 ये हो जाएगा, 3 × 4 और माइनस का 2 × 2 प्लस का के कैप ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2। डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8 आई कैप, यहां बचेगा प्लस का माइनस का 8 आई कैप माइनस का 8 जे कैप और यहां हो जाएगा माइनस का 8 के कैप। फिर इसका क्या निकालना है? मॉड्यूलस। ए क्रॉस बी का क्या निकालना है भाई? मॉड्यूलस। तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, फिर यहां -8 का स्क्वायर, फिर यहां -8 का स्क्वायर, ये आएगा 64, 64 प्लस 64। तो डियर स्टूडेंट्स इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट में 3 × 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और स्क्वायर रूट 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से सभी लोग, सभी ने आंसर इसका भी दिया है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। जब चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो जब भी हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो क्या होता है? तो बेहद आसान सवाल, लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व को खो देता है। कोई चुंबकीय पदार्थ जब गर्म किया जाता है तो वह अपने चुंबकत्व को खो देता है। ठीक है भाई, सभी लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा इस सवाल को। चल कुंडली धारामापी, ये है भाई क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या कम करना चाहिए? क्या कम करना चाहिए? ठीक है ना? तो देखिए जरा, सुग्राह्यता की जब भी बात आती है, सुग्राह्यता की जब भी बात आती है चल कुंडली धारामापी में, तो क्या होता है? फॉर्मूला होता है NAB/C, NAB/C। अगर हमें सुग्राह्यता को बढ़ाना है तो निश्चित है C को क्या करना होगा? कम। C को क्या करना होगा? कम। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या कम करना चाहिए? C। और C क्या होता है भाई? C क्या होता है भाई बताइए? C होता है क्या? मरोड़ी गुणांक, है ना? ये वाला
ये होता है टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखें। चलिए भाई, किसली चल कुंडली धारामापी में विक्षेप थीटा और धारा आई में क्या रिलेशन होता है? विक्षेप थीटा और धारा आई में क्या रिलेशन होता है? तो चल कुंडली धारामापी के लिए आपने ये कंडीशन तो पढ़ी होगी, जो करंट होता है वो होता है सी फाई अपॉन एन ए बी। क्या होता है? सी फाई अपॉन एन ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई फाई के साथ कैसे रिलेट है? डायरेक्ट। कैसे? डायरेक्ट। तो आई का मान फाई के समानुपाती होता है। कैसे होता है? समानुपाती होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा फटाफट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एन फेरों वाली एक छोटी कुंडली है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसमें धारा आई प्रवाहित होती है। तो इस कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइपोल। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कमेंट करिए। चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का m इक्वल टू क्या होता है भाई? m इक्वल टू होता है एन ए आई। क्या होता है? एन ए आई या एन आई ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जतिन उप्रेती बिल्कुल सही, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। चलिए भाई, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दो सेलों के विद्युत वाहक बल E1 E2 हैं, विभव मापी द्वारा तुलना किया जाता है। सेल E1 के साथ अविच्छेद बिंदु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है और सेल E2 के साथ अविच्छेद बिंदु 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो सेलों का विद्युत वाहक बल का अनुपात पूछा जा रहा है। फटाफट इसका आंसर बताइए भाई सभी, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए भाई, दो सेलों का विभव मापी द्वारा कंपेयर करना, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या होता है? E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। हमें दिया हुआ है L1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। कितना बचेगा भाई? 2/3। तो 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब देव कुंतल, बिल्कुल सही जवाब जतिन उप्रेती, सही है भाई। आगे चलते हैं, आज के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और आगे आज का 24 नंबर पे क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा। विभव प्रवणता की परिभाषा बताइए। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछी जा रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो डियर स्टूडेंट्स, विभव जो प्रवणता होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है विभव और नीचे रहता है लंबाई, विभव बट्टे लंबाई। तो वाहक तार की लंबाई में विद्युत विभव का गिरना। बिल्कुल बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है बोर्ड स्क्रीन पे। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले भाई आप लोग इस पूरे सेशन को फटाफट से शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो और लाइक ठोकते रहो, लाइक ठोकते रहो भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए भाई सभी लोग।
क्या होगा इसका सही जवाब? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? सही संबंध पूछा जा रहा है, कौन सा संबंध सही है, करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स बताइए जरा इसका सही जवाब। ये जो के है, ये जो के है, ठीक है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ये जो बाई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ये जो ईटा है दृढ़ता गुणांक है। ये जो सिग्मा है पॉइसन रेशियो है। इन सभी में आपने जब भी फ्लड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये रिलेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए भाई, चलिए देखते हैं। तो रिलेशन होता है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। रिलेशन होता है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब यहां इस तरीके का कोई रिलेशन दिखाई नहीं देता। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बाई अपॉन 2 ईटा का डिवाइड इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। और सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हो 1 को इधर ला के डिडक्ट करिए, y अपॉन 2 ईटा माइनस का 1। यहां से सिग्मा इक्वल टू अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, 2 ईटा एलसीएम, तो y माइनस का 2 ईटा और 2 का कर दीजिए डिवाइड दोनों जगह। तो वही सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा इक्वल टू 2 का डिवाइड करोगे तो 0.5 y और 2 से 2 कैंसिल, माइनस का ईटा अपॉन ईटा। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और ये कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ये दिखाई दे रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देव कुंतल पूछ रहे हैं भैया नॉन टेक की भी क्लासेज होती हैं क्या आरडी कोचिंग में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, नॉन टेक की क्लास भी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। टेंशन ना लो, नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, आरडी आपके हमेशा साथ है भाई। चाहे एग्जाम आपका नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, टेंशन मत लो, आरडी आपके साथ है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आरडी आपके साथ है, परेशान ना हो भाई। चलिए चलिए आज की क्लास को यही देते हैं ब्राह्म, आज की क्लास को यही देते हैं भाई ब्राह्म, ठीक है ना, आज की क्लास को यही देते हैं ब्राह्म, ठीक है। आज की क्लास में अब आगे क्लास होगी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है ना। आज की क्लास का ये वाला लास्ट क्वेश्चन आप सबने काफी अच्छे तरीके से आज के सेशन को एंजॉय किया मेरे साथ, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट्स आज की क्लास को चलो यहीं रोकते हैं। और हां, आपको एक इन्फॉर्म देनी थी डियर स्टूडेंट्स, कल सुबह 9 बजे मैं लेकर आ रहा हूं पूरी मैकेनिक्स का महा मैराथन क्लास। पूरी मैकेनिक्स की पूरी क्लास एक ही क्लास में कल सुबह 9 बजे से कैरियर विद आरडी पर आप मेरे साथ जुड़िए और देखें कैसे मैकेनिक्स के क्वेश्चन होंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो सभी लोग कल सुबह 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल कैरियर विद आरडी पर मेरे साथ बने रहें। कल होगा मैकेनिक्स का पूरा निचोड़, टोटल मैकेनिक्स को एक ही क्लास में कल सॉल्व करेंगे। सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी भाई, रिमाइंडर कर लें, क्लास कल सुबह 9 बजे से होगी। पूरी मैकेनिक्स का फुल रिवीजन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ कल का मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे मेरे साथ। तो भाई आज की जो क्लास हुई है इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर विद आरडी, टेलीग्राम चैनल है कैरियर विद आरडी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आज की इस पूरी क्लास का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे बात करते हैं भाई कल। थैंक यू वेरी मच,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।